जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस एग्जाम हब में। बेटा आज के सेशन में अपन मेटल और नॉन मेटल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। एकदम नया टॉपिक है धातु और अधातु के बारे में। बेटा देखो, इस सेशन में अपन कंप्लीटली धातुओं के जितने भी गुण दे रखे हैं अपने NCERT की बुक में, उन सब के बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि धातु क्या होती है, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, वो किस प्रकार से रिएक्शंस करते हैं, ठीक है, सक्रियता श्रेणी क्या होती है, मेटल एंड नॉन मेटल आपस में किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, इन सब के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आज के इस टॉपिक में, आज के इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा आज के इस चैप्टर में अपन इस तरीके से अध्ययन करने जा रहे हैं कि दोबारा आपको इस चैप्टर को पढ़ना ना पड़े। इस प्रकार की अपन तकनीकी विधियों का उपयोग करेंगे कि आपको एक ही बारी में सारी चीजें समझ में आ जाए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आज के इस टॉपिक में अपन को पढ़ना क्या है, NCERT द्वारा क्या क्या सिलेबस अपने इस चैप्टर के अंतर्गत दिया गया है। सबसे पहले अपन इन सब पर बात कर लेते हैं। देखो अपन बात करते हैं मेटल एवं नॉन मेटल क्या पढ़ना है। अपन सबसे पहले पढ़ेंगे मेटल क्या होता है, मेटल की डेफिनेशंस है या मेटल के जो फिजिकल या केमिकल जो भी गुण है उन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। नॉन मेटल के बारे में चर्चा करेंगे कि नॉन मेटल किसे कहते हैं, कौन कौन से इसके में फिजिकल गुण होते हैं, कौन कौन से केमिकल गुण होते हैं। धातुओं के जो रासायनिक गुण है उनके बारे में चर्चा करेंगे, जो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। धातु और अधातु आपस में किस प्रकार से अभिक्रिया करती है, मेटल एंड नॉन मेटल एक दूसरे के साथ किस प्रकार से रिएक्शन करती है, अपन इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इसके अलावा अपन देखेंगे आयनिक यौगिक, जो आयोनिक कंपाउंड्स है वो किस प्रकार से बनते हैं, उनमें कौन कौन सी गुण होते हैं, कौन कौन सी उनमें प्रॉपर्टीज पाई जाती है। धातुओं का निष्कर्षण या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, धातुओं का शुद्धिकरण कैसे करते हैं, धातु हमें कहाँ से प्राप्त होती है, उसको किन किन प्रक्रियाओं के द्वारा अपन शुद्ध कर सकते हैं। इसके बाद में अपन कोरोशन के बारे में पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे अपन वैद्युत अपघटनीय परिष्करण विधि, जिसके द्वारा कंप्लीट जो इतनी भी धातुएं हैं अपन उनको शुद्ध करते हैं। तो आज के अपने इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, चैप्टर थर्ड चैप्टर है ये अपने केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में ये थर्ड चैप्टर है और 5 से 6 नंबर का है बेटा। बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। आज के इस चैप्टर में अपन ये भी चर्चा करेंगे कि इस चैप्टर से बोर्ड में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड वाला जो बोर्ड एग्जाम है वो किस प्रकार से इनसे क्वेश्चन पुटअप करती है, कैसे कैसे क्वेश्चंस की फ्रेमिंग करती है, अपन को किस प्रकार से उनका आंसर देना है। आज अपन इन सब चीजों के बारे में अपन चर्चा करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। बहुत ही मजेदार धमाकेदार सेशन होने जा रहा है ये आज का। तो शुरू करते हैं हम इस आज के सेशन को। सबसे पहले अपन बात करेंगे मेटल के बारे में, फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं नॉन मेटल के बारे में। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दे बेटा, ताकि सभी आके जल्दी से जल्दी हमसे जुड़ सके और इस वीडियो का फायदा उठा सके। देखो बेटा, हम आप सबके लिए इसी प्रकार से निःशुल्क सारे वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं, बस आप इनको लगातार पढ़ते रहें और वीडियो में कमेंट और लाइक्स जरूर करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले अपन बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे बेटा। अपन बिल्कुल बेसिक से पढ़ने जा रहे हैं कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है। उससे पहले अपन बात करेंगे मेटल नॉन मेटल बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मैटर, पदार्थ की। अपन बात करते हैं पदार्थ की, मैटर की। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के कौन कौन से गुण होते हैं, पदार्थ किन से मिलकर बना हुआ होता है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो अपन बात करेंगे पदार्थ या मैटर की, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। जो पदार्थ है वो किसके मिलकर बना हुआ होता है बेटा, कणों का। जो मैटर है उसका निर्माण होता है छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है, जो कण है, वो आपस में मिलकर पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करते हैं पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया, प्योर एंड इम्प्योर, शुद्ध एवं अशुद्ध, शुद्ध एवं अशुद्ध, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं जो इम्प्योर है उसमें कौन कौन से हैं, जो अशुद्ध पदार्थ है वो क्या होते हैं। देखो ध्यान रखना, जो इम्प्योर होते हैं वो 2 या 2 से अधिक पदार्थ या कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं। सेम टाइम ऑफ पार्टिकल्स, एक ही प्रकार के जिनमें कण पाए जाते हैं बेटा वो प्योर कहलाता है, और जिनमें एक से अधिक कण पाए जाते हैं वो इम्प्योर। साधारण भाषा में अपन जिसको शुद्ध मानते हैं, जैसे अगर अपन बात करें मिल्क की, अगर मिल्क को अपन साधारण भाषा में शुद्ध मानते हैं, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में अपन उसे इम्प्योर कहेंगे, क्योंकि मिल्क में एक से अधिक पार्टिकल्स या कण पाए जाते हैं। जिनमें एक ही प्रकार के कण, जैसे आयरन है, एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं, तो वो प्योर होगा और ये इम्प्योर हो जाएगा।
अब अपन बात करते हैं जो इम्प्योर है वो दो प्रकार का होता है, होमोजेगियस और हेट्रोजोइगियस। यानी अपन कह सकते हैं कि उसमें सहमांगी और विषमांगी एक ही प्रकार के कण है, या समान आकृति में है या समान रूप से घुले हुए हैं तो सहमांगी, और अलग अलग रूप से अगर अपन उनको देख सकते हैं मिश्रण में अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं तो हो जाएगा विषमांगी। इसी प्रकार से अगर प्योर की बात करें तो ये अपन मुख्य रूप से दो भागों में बांट रहे हैं, एक तो एलिमेंट्स, एक कंपाउंड। एक तो हो जाएगा आपका तत्व है, जो शुद्ध पदार्थ है, दो भागों में, एक तो तत्व है और एक यौगिक। ये दोनों ही शुद्ध पदार्थों के रूप है, प्योर जो मेटर है उनके रूप है। ठीक है, जो एलिमेंट्स हैं अपन उनको तीन भागों में बांट रहे हैं, एक मेटल जिनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं धातु, एक है नॉन मेटल अधातु, एक है मेटेलॉइड्स उपधातु। ठीक है, उपधातु होते हैं उनमें धातुओं के भी गुण होते हैं और अधातुओं के भी गुण होते हैं, यानी धातु और अधातु दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं, उपधातु में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स है उसके तीन पार्ट्स हैं जिनके बारे में आज अपन डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। अपन पढ़ेंगे मेटल्स के बारे में और नॉन मेटल्स के बारे में। अच्छा, आपने एक आवर्त सारणी पढ़ी होगी, पीरियोडिक टेबल। अब उसके अनुसार अभी वर्तमान में अगर अपन बात करें तो जो टोटल एलिमेंट्स है उनकी संख्या है 118। ठीक है, 118 तत्व अब तक खोजे जा चुके हैं, 118 तत्व अब तक खोजे जा चुके हैं, जिनमें 92 प्लस के लगभग 90 या 92 प्लस ये तो है बेटा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले नेचुरल एलिमेंट्स। ठीक है, जिनमें अपन मेटल्स कह सकते हैं, ये तो है मेटल्स। और इन 118 में से जो शेष बच गए लगभग अपन बात कर सकते हैं 20 के आसपास, लगभग 20 के आसपास वो बेटा नॉन मेटल्स और फिर उसके बाद में जो उपधातु हैं वो पाई जाती है। कुछ मानव निर्मित धातुएं हैं, कुछ कृत्रिम रूप से बनाई गई धातु और अधातु पाई जाती है। तो अगर आपको पूछे कि टोटल तत्व एलिमेंट्स कितने हैं तो 118 118 तत्व अब तक प्रकृति में खोजे जा चुके हैं, जिनमें मेटल, नॉन मेटल और मेटाबोलिट या उपधातु शामिल है। क्लियर है? शायद आपकी ये चीजें समझ में आई हो। अब देखो अपन बात करते हैं अपने चैप्टर की, तो अपना चैप्टर है बेटा मेटल एवं नॉन मेटल। ये बेसिक सी जानकारी थी जो आप 9th में पढ़ के आए हो, इसी के आधार पर अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं बेटा मेटल क्या होती है। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं मेटल की डेफिनेशन या मेटल क्या है। तो बेटा वे सभी पदार्थ, वे सभी तत्व है जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं, बेटा उन्हें अपन मेटल कहते हैं। अगर अपन को पूछे कि मेटल क्या है तो वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का दान करने की प्रवृत्ति रखते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं, धनायन। ठीक है, या धनावेशित होते हैं, धनात्मक होते हैं, धनावेशित या धनायन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इलेक्ट्रॉनों को त्याग क्यों करते हैं? देखो बेटा, जितने भी धातु है उनके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी या तो 1 या 2 या 3। धातुओं के बाह्यतम कोश में 1, 2 या 3 धातुएं जो इलेक्ट्रॉन है वो पाए जाते हैं। इनके बाह्यतम कोश में ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या उपस्थित होती है और प्रत्येक जो पदार्थ होता है अपनी कक्षा को पूरा करना रहता है, अपनी कक्षा पूर्ण रूप से भरना चाहता है, तो अपनी कक्षा का स्थायित्व बनाए रखने के लिए, अपनी कक्षा को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देते हैं ताकि इनका बाह्यतम कोश समाप्त हो जाए। ठीक है, तो वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं क्या कहलाते हैं? मेटल कहलाते हैं। जैसे अपन बात करें आपके लिए सोना, चांदी, आयरन, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी बेटा धातुओं के उदाहरण है। ठीक है, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन, जो भी है ये उदाहरण दे रखे हैं, ये सभी आपके मेटल के एग्जाम्पल हैं। तो वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, उन्हें कहते हैं अपन मेटल। और जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं बेटा उन्हें कहते हैं अपन नॉन मेटल या अधातु। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करने का मतलब ग्रहण करना, और जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं बेटा? ऋणात्मक या ऋणायन। क्या बनाते हैं? ऋणायन बनाते हैं, एनायन बनाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अधातु या नॉन मेटल कहलाते हैं। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल में सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही हो गया कि जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और जो
मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है और जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। मेटल धनावेशित होते हैं, नॉन मेटल ऋणावेशित होते हैं। तो ये सामान्य सी परिभाषा। अब अपन बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल में जो इनके भौतिक गुण है वो किस प्रकार से होते हैं, इनकी फिजिकल गुणों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कुछ भौतिक गुण है, किस प्रकार से धातु और अधातु में भिन्नता होती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कंडक्शन की, चालकता की, ठीक है। अगर अपन चालकता की बात करें तो जो धातुएं होती है वो उष्मा और विद्युत इलेक्ट्रिसिटी दोनों की ही चालक होती है, जबकि अधातु उष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। इसमें एक अपवाद भी है, वो है ग्रेफाइट। अपवाद कौन सा है? ग्रेफाइट। अधातुओं में केवल ग्रेफाइट ही इलेक्ट्रिसिटी का चालक होता है, ठीक है। तो गुड कंडक्टर होता है ये ग्रेफाइट। बाकी जो धातु होती है वो उष्मा और विद्युत की चालक होती है। चालकता की अगर परिभाषा पूछे तो अपन क्या कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो अपने में से उष्मा और विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं, वे पदार्थ जो अपने में से उष्मा और विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं चालक कहलाते हैं या सुचालक कहलाते हैं। तो धात्विय उष्मा और विद्युत की चालक होती है, जबकि ग्रेफाइट कुचालक होता, अधात्विय कुचालक होती है। अधातुओं में एक अपवाद है ग्रेफाइट, जो विद्युत का क्या होता है बेटा? चालक होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अपन बात करते हैं डक्टिलिटी या तन्यता। तन्यता का मतलब क्या होता है बेटा? धातुओं का या पदार्थों का वह गुण, पदार्थों का वह गुण जिसमें उनको खींचकर पतले पतले वायर बनाए जा सकते हैं, एकदम थिन वायर के रूप में अगर अपन किसी मेटल को कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी मेटल को कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो डक्टिलिटी या तन्यता कहलाता है। और धातु में बेटा तन्य होती है, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, जबकि जो नॉन मेटल है उसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, ठीक है। ध्यान रखना, इनका तुलनात्मक अपन अध्ययन भी कर रहे हैं, तो ये गुण दोनों के ध्यान रखना, ठीक है। चालकता धातुओं में होती है, अधातु नहीं होती है। जो डक्टिलिटी होती है वो मेटल्स में पाई जाती है, नॉन मेटल्स में नहीं पाई जाती। अपन बात करते हैं मेलेबिलिटी या आघात वर्धीयता। आघात वर्धेय या आघात वर्धीयता किसे कहते हैं? अगर अपन धातुओं को पीटे, अगर अपन मेटल के चोट मारे और उन्हें थिन प्लेट में चेंज कर लें, पतले चद्दर के रूप में, अगर अपन उन्हें पतले पतले चद्दर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, तो वो आघात वर्धीयता या मेलेबिलिटी कहलाती है। धातुओं में ये आघात वर्धीयता का गुण पाया जाता है, जबकि अधातुओं में ये गुण नहीं पाया जाता। धातुएं आघात वर्धेय होती है और अधातुएं आघात वर्धेय नहीं होती है। इनके बारे में अपन आगे डिटेल से और पढ़ेंगे, फिलहाल इनके गुणों की चर्चा करते हैं। अपन बात करते हैं चमक। चमक, धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है, धातुएं चमकीली होती है, जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती। एक अधातु ऐसी भी होती है जिनमें ये चमक पाई जाती है, कौन सी है बेटा? आयोडीन। आयोडीन जो अधातु होती है वो चमकीली होती है। इसके अलावा जो हीरा होता है उसमें भी चमक होती है। तो ये बेटा अपवाद के रूप में आएंगे। अच्छा, अपवाद क्या होते हैं? अगर आप ये सोचे कि अपवाद किसे कहते हैं, तो अपन बात करें जैसे बैक बेंचर की। क्लास में कोई बैक बेंचर्स वाले स्टूडेंट्स है, अपन कहते हैं कि वो सारे ही पढ़ते नहीं है, ठीक है, पढ़ाई नहीं करते। अगर उनमें से कोई एक बालक, एक छात्र ऐसा निकल जाए, एक बच्चा ऐसा निकल जाए जो बिल्कुल फर्स्ट जो रो होती है उसके स्टूडेंट्स के समान इंटेलिजेंट निकल जाए, पढ़ लिख के अच्छी परसेंटेज बना ले, तो बेटा वो क्या कहलाएगा? अपवाद। भाई इतने बालकों में से केवल ये एक बालक था जो अच्छी परसेंटेज बना पाया बैक बेंचर्स में, ठीक है ना, तो वो अपवाद होता है। इसी प्रकार अगर फ्रंट लाइन में से कोई बालक या कोई छात्र नहीं पढ़े और वो बिल्कुल बैक बेंचर के समान प्रदर्शन करे, तो अपन कह सकते हैं कि ये फ्रंट लाइन के छात्रों में कोई अपवाद था जिन्होंने परसेंटेज नहीं बनाए, ठीक है। तो अपवाद अच्छे गुणों में और बुरे गुणों में दोनों ही प्रकार के पाए जाते हैं। तो ये अपवाद है यहाँ आयोडीन और हीरे, क्योंकि अपने पढ़ा नॉन मेटल है, नॉन मेटल बिल्कुल भी चमक नहीं पाई जाती, लेकिन आयोडीन जो हीरा है वो दोनों ही चमकीले होते हैं, तो ये अपवाद के रूप में। सोनोरिटी या ध्वनिकता। ध्वनिक या ध्वनिकता की अगर बात करें तो उसका मतलब हो गया, जैसे आपने मंदिर में घंटी की आवाज सुनी है बेटा, वो सोनोरिटी या ध्वनिकता का ही उदाहरण है। यानी धातुओं से अगर अपन पीट कर मधुर ध्वनि उत्पन्न की जा सकती है, बहुत तेज और तीव्रता वाली ध्वनि उत्पन्न की जा सकती है, वो सोनरस
या ध्वानिकता कहलाता है। और धातुओं में बेसिकली ये गुण पाया जाता है, जबकि अधातुओं में ऐसा गुण नहीं पाया जाता। क्लियर है। डेंसिटी की बात करते हैं, घनत्व की, तो धातुओं का घनत्व अधिक होता है, अधातुओं का घनत्व कम होता है, या ये गुण इनमें कम पाया जाता है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन प्रकार की गैसों में डेंसिटी नहीं होती है। अगर फिजिकल स्टेट की बात करें तो जो मेटल होती है वो सामान्यतः सॉलिड अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। जबकि अपन नॉन मेटल्स की बात करें तो ये सामान्यतः बेटा गैसीय अवस्था में पाई जाती है, गैसेस के रूप में पाई जाती है। ठीक है, अपन बात करते हैं कठोरता की, तो धातुएं कठोर होती है, धातुएं बिल्कुल कठोर होती है। आप अपने आयरन रोड है या सोने चांदी के कोई आभूषण है, उन्हीं के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि वो कितने कठोर हैं, उन्हें आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। तो जो मेटल्स होते हैं वो कठोर होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं बेटा उनमें कठोरता नहीं पाई जाती। लेकिन एक अपवाद भी है, जो हीरा है बेटा वो सर्वाधिक कठोर है। ठीक है, हीरा अत्यधिक कठोर है। यहाँ पर फिजिकल स्टेट में भी अगर बात करें तो धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन जो मरकरी है, मरकरी, पारा, Hg बेटा वो क्या होता है, ठोस अवस्था में नहीं होता, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। और यहाँ अगर अपन बात करें तो ब्रोमीन, जो ब्रोमीन है वो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। ये अपवाद है इनके। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपवाद ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर अपन बात करते हैं गलनांक और क्वथनांक की, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, तो जो धातु होती है उनके दोनों ही गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, जबकि अधातु के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, बहुत कम होते हैं। इसमें भी अपवाद है कि जैसे कुछ धातुएं हैं, अपन बात करें गैलियम, गैलियम एवं सीजियम, इन दोनों के गलनांक कम होते हैं। ये रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास जब अपन इन्हें अपनी पाम हथेली पर रखते हैं तो ये पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये धातुओं में अपवाद है कि इनके गलनांक और क्वथनांक दोनों के कम होते हैं। अगर अपन बात करें कठोरता में, तो अपने कहा धातुएं कठोर होती है, लेकिन कुछ धातुएं जैसे अपन बात करें सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये तीनों जो धातुएं होती है इतनी मुलायम होती है कि बेटा इन्हें आप नाइफ से या चाकू से आसानी से काट सकते हो, इनके छोटे छोटे पीस में आप इनको परिवर्तित कर सकते हो। तो ये धातुओं के लिए अपवाद के स्वरूप हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तन्यता की और आघातवर्ध्यता की, तो बेटा जो सर्वाधिक तन्य और आघातवर्ध्य धातु है उसमें है सोना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस जो सर्वाधिक तन्य और आघातवर्ध्य धातु है वो सोना, और उसके बाद में बेटा चांदी। सोना और चांदी सर्वाधिक आघातवर्ध्य धातु है। हमने ये दे रखा है कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबाई तक का जो सोने का वायर है वो बनाया जा सकता है। इतनी तन्य धातु होती है सोना, इतनी तन्य और आघातवर्ध्य धातु होती है सोना, जिससे 1 ग्राम, मात्र 1 ग्राम सोने से बेटा 2 किलोमीटर लंबाई तक का वायर बनाया जा सकता है। अगर अपन चालकता की बात करें तो यहाँ चांदी उष्मा की सर्वाधिक चालक होती है, उसके बाद में अपन बात करेंगे तो कॉपर। ठीक है, फिर सोना। तो ये अगर आपको पूछे कि सर्वाधिक उष्मा की जो चालक धातु होती है वो कौन सी होती है, तो चांदी बेटा उष्मा या विद्युत की सबसे अच्छी चालक धातु होती है। तो ये कुछ उदाहरण भी है, एग्जाम्पल भी है, जिनको आपको ध्यान रखना है। तो चालकता धातु में होती है तन्यता, आघातवर्ध्यता, जो चमक है या सोनोरिटी है, घनत्व है, फिजिकल स्टेट है, कठोरता है, और जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है वो उच्च होते हैं। ठीक है, तो ये सारे गुण मेटल्स में पाए जाते हैं और ये नॉन मेटल्स में नहीं पाए जाते। नॉन मेटल्स में कुछ अपवाद है, जैसे जो ग्रेफाइट होता है, जो कार्बन का अपरूप होता है, जो कार्बन होता है उसी का एक रूप होता है ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है, जबकि हीरा कठोर होता है। अपने कहा धातुएं कठोर नहीं होती है, भंगुर प्रवृत्ति की होती है। भंगुरता होती है चोट मारते ही बिखर जाएगी। अगर आप कार्बन या कोयले के चोट मारोगे तो वो बिखर जाएगा, छोटे छोटे पीसेस में बढ़ जाएगा। लेकिन जो हीरा होता है वो अत्यधिक कठोर होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से मेटल और नॉन मेटल में देख लेना आप। अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी इनकी थ्योरी की। तो देखो थ्योरी के अंतर्गत अपन को कैसे क्या ध्यान रखना है। अपन बात करते हैं धातुएं चमकीली होती है, धातुओं में चमक होती है। जो अपन ने अभी इंडेक्स में पढ़ा उन्हीं को अपन डिटेल रूप में पढ़ना है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, अपन ने इसका अपवाद भी पढ़ा था, कौन नहीं होती, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। सामान्यतः धातुएं आघातवर्ती होती है, सर्वाधिक कौन सी होती है, सोना, सर्वाधिक आघातवर्ती सोना, फिर चांदी। अपन बात करें धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, उष्मा की सुचालक होती है, सर्वाधिक विद्युत की चालकता किसमें होती है, चांदी में होती है, ठीक है। धातुएं ध्वनिक होती है, जैसे आपने मंदिर की घंटी सुनी होगी, धातुओं को पीटने पर बहुत मधुर और लंबी घंटी उत्पन्न होती है, वो क्या कहलाता है, सोनरस या ध्वनिकता। तो धातुओं के गलनांक और क्वथनांक भी उच्च होते हैं। अपवाद पढ़ा था अपन ने, गैलियम और सीजियम के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। देखो बेटा इनके अपवाद बड़े इंपॉर्टेंट है, उनको भी अपन को ध्यान से देखना है। अभी अपन इनको सबको एक साथ देख लेते हैं। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले जो मेलिएबिलिटी होती है या आघातवर्तीयता किसे कहते हैं, परिभाषा आपको पहले समझा दी थी, एक बार नॉर्मली और देख लो कि धातुओं को पीटकर पतले चद्दर के रूप में, पतली जो थिन सीट है, थिन सीट के रूप में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है बेटा, आघातवर्तीयता कहलाता है। और धातुओं का ये गुण आघातवर्तीयता कहलाती है। सोना और चांदी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, जो सोना और चांदी है सर्वाधिक आघातवर्धे धातु है, ठीक है। बात करते हैं डक्टिलिटी की, तन्यता की। तो धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में बदलना क्या कहलाता है, डक्टिलिटी या तन्यता कहलाती है। सोना सर्वाधिक तन्य धातु है, 1 ग्राम सोने से कितना, 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सर्वाधिक तन्य धातु सोना, धातुओं को पतले पतले या थिन वायर में चेंज करना, थिन वायर के रूप में चेंज करना क्या कहलाता है, डक्टिलिटी कहलाता है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं सोनोरस, सोनोरिटी या सोनोरस ध्वनिकता किसे कहते हैं, धातुओं, जो धातुएं होती है किसी कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है, जैसे मंदिर में घंटी, ये गुण क्या कहलाता है, ध्वनिक या सोनोरस कहलाता है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं चालकता की। चालकता किसे कहते हैं, तो देखो कि धातुएं उष्मा और विद्युत की का चालन करने में सक्षम होती है। धातुओं में से आसानी से विद्युत धारा और जो उष्मा है उसका चालन हो सकता है, ये गुण क्या कहलाता है बेटा, सुचालकता। और जो चांदी होती है वो बेटा वो उष्मा और विद्युत की सबसे अच्छी चालक धातु होती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि उष्मा और विद्युत की जो सर्वाधिक चालक धातु है वो कौन सी है, तो चांदी उष्मा और विद्युत की सबसे अच्छी चालक धातु कहलाती है। अगर आपको कहे कि विद्युत की चालकता की जांच के लिए एक प्रयोग या नामांकित चित्र बनाइए, तो आप इस प्रकार का एक चित्र बना सकते हैं। अपने यहाँ लिया सेल या बैटरी, सेल या बैटरी, इसके एक वायर की क्लिप को यहाँ छोड़ दिया और दूसरे वायर की क्लिप को अपन यहाँ छोड़ देते हैं और एक बल्ब से इसको जोड़ देते हैं, सेकंड जो वायर है उसको बल्ब से जोड़ देते हैं। जो ये बीच में गैप बचा है, यहाँ अपन विभिन्न धातु के टुकड़े, विभिन्न धातु या अन्य पदार्थों के, ठीक है, जांच के लिए जो भी धातु का टुकड़ा लेंगे या अन्य पदार्थों का टुकड़ा लेंगे वो अपन इस जगह जोड़ेंगे। अगर यहाँ पर मेटल का टुकड़ा जोड़ने पर बल्ब जलता है, अगर बल्ब प्रज्वलित होता है, बल्ब जलता है तो वो सुचालक है, अगर बल्ब नहीं जलता है तो बेटा वो विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। अगर इसी प्रकार से अपन बात करें उष्मा की चालकता के लिए, तो मैं अगर उष्मा की चालकता की बात करूं तो बेटा देखो, उष्मा की चालकता के लिए नामांकित चित्र या एक प्रयोग की अपन कल्पना करें कि अपन एक मेटल वायर लेते हैं, ये इस प्रकार की एक मेटल वायर है, ठीक है। इस मेटल वायर पर यहाँ कुछ मोम की सहायता से, वैक्स की सहायता से कुछ पिन चिपका देते हैं, ठीक है, पिन अटैच कर देते हैं और एक बर्नर की सहायता से इसको गर्म करते हैं। यहाँ पर जो मेटल वायर है यहाँ से गर्म होकर जो अधिक ताप है वहां से निम्न ताप की तरफ, ये जो उष्मा है वो निम्न ताप की तरफ स्थानांतरित होगी और यहाँ पर हीट के कारण, यहाँ पर हीट के कारण मेटल वायर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। गर्म होने से जो वैक्स है वो क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी, और वैक्स पिघल जाएगी तो ये जो पिन है बेटा वो नीचे गिर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेटल्स है वो उष्मा का स्थानांतरण करती है, उष्मा का चालन करती है, अधिक उष्मा से कम उष्मा की तरफ उष्मा का चालन होता है, चालन पथ प्रस्तुत करती है। तो ये उष्मा के चालन की जांच करने के लिए अगर नामांकित चित्र अपन को एग्जाम में पूछे तो इस प्रकार का अपन डायग्राम बना के आ सकते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, देखो इसमें उष्मा के चालक में, तो उष्मा की जो सबसे अच्छी चालक धातु है वो पहले है चांदी,
उष्मा की सर्वाधिक हाईएस्ट जो चालक धातु है, जिसमें सबसे अच्छा माना जाता है वो चांदी। अगर अपन चांदी के बाद में बात करें तो कॉपर। अगर आपको एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें अगर ऑप्शन में चांदी नहीं मिले और तांबा मिले तो जो अपना आंसर होगा वो कॉपर होगा। ठीक है, चांदी के बाद में जो सर्वाधिक चालक धातु है वो कॉपर, और कॉपर के बाद में अगर अपन बात करें तो सोना, और सोने के बाद में एल्यूमिनियम। ये इनकी चालकता की सक्रियता है। इस प्रकार से ये चालकता प्रदर्शित करते हैं, पहले चांदी, फिर कॉपर, फिर सोना और फिर एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये इनका क्रम ध्यान रखना कि सर्वाधिक चालू जो चालक धातुएं हैं वो कौन कौन सी है। तो ये इनकी चालकता की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं बेटा इनके एक्सकेप्शन या अपवाद की। अपवाद मैंने बता दिया क्या होता है। ठीक है, सारे पदार्थ अगर अच्छे हैं उनमें खराब निकल जाए तो वो अपवाद, या सारी अच्छी चीजों में से कोई वस्तु खराब निकल जाए तो उसे अपन क्या कहेंगे बेटा, अपवाद कहेंगे, एक्सेप्शन कहेंगे। जैसे अपन बात करें, अपन ने कहा था कि सभी धातुएं ठोस होती है। अपन ने बात की कि सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन जो मरकरी है या पारा है वो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु, एकमात्र ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, वो क्या होती है बेटा, मरकरी या पारा, Hg। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की दृष्टि से। धातुओं के गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनका गलनांक या क्वथनांक बहुत कम होता है, और वो कौन सी है बेटा, गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम दोनों का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वेरी लो होता है, बहुत कम होता है। आपने ये पढ़ा है कि धातुएं कठोर होती है, उन्हें आसानी से काटा नहीं जा सकता, लेकिन बेटा सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, Na, Li और K, ये धातुएं ऐसी होती है जिनको आप आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, नकली धातुएं। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक बनानी है तो आप बना सकते हो। Na का मतलब नकली, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, K का मतलब क और ली का मतलब ली। नकली, न से सोडियम, क से पोटेशियम और ली से लिथियम। ये तीनों जो धातुएं होती है वो इतनी मुलायम होती है कि इनको आप चाकू से, नाइफ से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में उष्मा की कुचालक धातु, जो उष्मा की कुचालक धातु होती है, लेड, सीसा, Pb और मरकरी, Hg, दोनों ही उष्मा की और विद्युत की कुचालक धातुएं होती है। क्लियर है। अपन अगर अपवाद के रूप में पढ़े कि सारी धातुएं आघातवर्धे और तन्य होती है, लेकिन जो मरकरी होती है वो आघातवर्धे और तन्य नहीं होती, क्योंकि ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ना तो इसके वायर बनाए जा सकते हैं, ना ही इसको सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। बाकी ये अपने एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं, तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, हैशटैग इंपोर्टेंट लगा लेना इसको बेटा। एग्जाम में हर साल इनमें से क्वेश्चन आता है कि ऐसी धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिन्हें हथेली पर रखने पर पिघलने लग जाती है, या जिनका गलनांक और क्वथनांक खूब कम होता है, या ऐसी धातुएं बताइए जो सॉफ्ट होती है जिन्हें नाइफ से कट किया जा सकता है। तो इन सारे धातुओं के जो एग्जाम्पल है बेटा आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। आगे देखो बात करते हैं नॉन मेटल्स की। देखो बेटा नॉन मेटल्स में अपने बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, और क्या बनाते हैं, ऋण आयन। क्यों बनाते हैं ऋण आयन, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो ये अपनी कक्षा को या अपनी जो अष्टक है उसको पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि जिनका अष्टक पूरा भरा हुआ होता है वो अधिक स्थायी होता है, जिनका अष्टक खाली होता है वो कम स्थायी होते हैं। इसलिए अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, और जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। इनमें मुख्यतः अगर अपन बाह्यतम कोश की बात करें तो बेटा 4, 5, 6, 7 मुख्य रूप से इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, 5, 6, 7 होती है। तो ये 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन तक ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं, ऋण आयन। इनकी सामान्य जो प्रकृति होती है, अधातुओं की जो सामान्य प्रकृति होती है बेटा वो होती है भंगुर, भंगुर प्रवृत्ति की होती है। जैसे आप चोट मारोगे ये बिखर जाएगी, ना तो ये सीट में बदलेगी ना ही ये वायर में कन्वर्ट होगी, ये बिखर जाएगी। इसलिए ये भंगुर प्रवृत्ति की होती है, और उष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। आघातवर्ध्यता का गुण नहीं पाया जाता, डक्टिलिटी का गुण नहीं पाया जाता। इसके अलावा इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी निम्न होते हैं, और सामान्यतः गैसीय अवस्था में पाई जाती है।
सामान्यतः गैसीय अवस्था में और कुछ धातुएं ठोस होती है जैसे कार्बन। ठीक है, देखते हैं इसके गुणों के बारे में कि वे पदार्थ जिनमें आघात वर्ध्यता, चालकता, तन्यता, ध्वनिकता, कठोरता आदि गुण नहीं पाए जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, अपन ये भी जोड़ सकते हैं इसमें ना, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है नॉन मेटल्स कहलाती है, अधातु कहलाती है। ठीक है, अधातुएं सामान्यतः भंगुर प्रवृत्ति की होती है, चोट मारते बिखर जाती है, गैसीय अवस्था में पाई जाती है, उष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, और अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं बेटा अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। अब इसके भी कुछ एक्सप्रेशन है, अपवाद है, जिनको अपन देखते हैं। देखो बेटा, सभी धातुएं चमक नहीं होती, अपन ये पढ़ा कि जो अधातुएं हैं उनमें चमक नहीं पाई जाती, लेकिन यहाँ जो आयोडीन है, आयोडीन है, एक अपन बात कर सकते हैं हीरा, दोनों में ही चमक होती है। तो ये दोनों किसके अपवाद हो गए? अधातुओं की। कि कौन सी ऐसी अधातु है जो चमकीली होती है? तो ऑप्शन में या तो आयोडीन या हीरा मिल जाए, ज्यादातर आयोडीन मिले। ठीक है, तो चमक वाली जो अधातु है वो है आयोडीन। ऐसी अधातु जो विद्युत की सुचालक होती है, विद्युत की चालक अधातु, तो इसमें आ जाएगा जो कार्बन का अपरूप है वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है, इसलिए ये विद्युत का सुचालक होता है। अपन से ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि क्या कारण है ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है? तो बेटा ग्रेफाइट में जो एक इलेक्ट्रॉन है, एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसी कारण से ये विद्युत का चालन करता है। ये भी कार्बन का अपरूप है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, अभी पढ़ा कि धातु सामान्यतः गैसीय अवस्था में पाई जाती है, लेकिन एकमात्र ऐसी है धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है बेटा, वो है ब्रोमीन। धातुओं में तो कौन था? पारा। अधातुओं में कौन है? ब्रोमीन। तो ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन। कठोर है धातु, अपने पढ़ा था कि धातुएं कठोर नहीं होती है, सामान्यतः भंगुर होती है, लेकिन जो कार्बन का अपरूप है हीरा बेटा, वो इस प्रकृति में पाया जाने वाला सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है। तो हीरा इस चीज का अपवाद है कि ये कठोर अवस्था में पाया जाता है। तो ये अपवाद अपने लिए बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गए धातुओं के कुछ अपवाद और अधातुओं के कुछ अपवाद। आज के इस वीडियो में हम मेटल एवं नॉन मेटल के बारे में, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन जो मेटल एवं नॉन मेटल है इसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में अध्ययन करेंगे। जिन छात्रों ने अगर थर्ड चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप वो चैप्टर जरूर पढ़े, क्योंकि बेटा जो थर्ड चैप्टर है आपका, जो सेकंड चैप्टर है और जो थर्ड चैप्टर है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। अगर आपने सेकंड चैप्टर को बहुत तरीके से पढ़ा है, एसिड बेस एवं साल्ट को पढ़ा है, तो वो आपका हेल्पफुल होने वाला है थर्ड चैप्टर में। इसलिए उस वीडियो के जो लेक्चर्स दिए गए हैं आपके डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में, आप वहां से उनको देखना। अगर आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वहां से क्लिक करके आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो आप इसका रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें, चैनल को जो वीडियो है उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।